जय हिंद दोस्तों तालिबान दुनिया की सबसे बड़ी आज के दिन खबर या यूं कहें सबसे बड़ी चिंता। और भारत के विदेश मंत्री की जिस तरीके से चिंताएं हैं उनको तो इस समय पर देखा जाए तो बहुत ही खतरनाक लेवल पर भारत फंसा हुआ है। ऐसे में जिस तालिबान का बार बार जिक्र आता है मैं उसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं कि ऐसी क्या खास बात थी कि अमेरिका जैसा पावरफुल यानी शक्तिशाली देश भी इस तालिबान को हरा नहीं पाया। उसके पीछे के सारे लॉजिक्स के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी जीरो टू हीरो सीरीज़ चालू हुई है जो कि आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। IAS PCS की तैयारी के लिए दोस्तों यकीन मानिए NCERT का कंसेप्टर बैच ज़बरदस्त चलता है। इस कंसेप्ट्स की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत होती है, इसलिए हम लोगों का NCERT कंसेप्टर बैच लॉन्च हुआ है। क्योंकि बिना NCERT के कंसेप्ट्स के आप UPSC के बारे में सोच भी नहीं सकते, किसी PCS के बारे में सोच भी नहीं सकते, और इसीलिए इस बैच को ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बैच में तैयारी करने के बाद आपकी PT की 100% और मेंस की 40% कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मेंस थोड़ा हायर लेवल है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें और ज़्यादा एडवांस प्रिपरेशंस की ज़रूरत होती है। अब रही बात दोस्तों इसके बाद फीस। अब अगर आप फीस देखते हैं तो हम लोगों ने बहुत नॉमिनल फीस रखी है 500 रुपीज़ पर मंथ, जो अपने आप में इतनी कम है कि आपकी पॉकेट पे भी असर नहीं पड़ेगा और तैयारी भी आप कंटिन्यू कर पाएंगे। अब रही बात दोस्तों इससे आगे की कि कैसे कांटेक्ट करें, तो ये वाले नंबर्स हैं, इन पे कॉल करो, व्हाट्सअप करो, या फिर आप मिस कॉल भी दे देंगे तो भी हम अपने आप आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए और हमारे ग्रुप्स में बैचेस में शामिल हो जाइए। अब दोस्तों आ जाते हैं कि तालिबान ऐसे क्या निकला या ऐसा क्या मामला था कि तालिबान को अमेरिका 20 साल में नहीं हरा पाया। तो थोड़ा सा अगर आप नक्शे को देखें तो इस चीज़ को हर बच्चा, हर इंसान दुनिया में भली भांति जान गया है कि अफगानिस्तान इज़ नथिंग बट अ बैटल ग्राउंड। अफगानिस्तान जो है दुनिया की कई सभ्यताओं का मिलने वाला एक चौक पॉइंट है, एक जिसे कहते हैं जहां पर बहुत सारी पावर्स आकर मिलती हैं, वो एक चौक है, एक चौराहा है। ईरान का पर्शियन एम्पायर, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से आने वाली सारी शक्तियां, चाहे वो किसी टाइम का USSR या रशिया हुआ करता था, या और इधर से अगर आप देखेंगे तो चाइना, और इधर से इंडियन सिविलाइजेशन, ये चार बड़ी सभ्यताएं, ये चार बड़ी पावर्स यहां आकर टकराती हैं। और यहाँ किसी भी एक कम्युनिटी का किसी भी तरीके से 100% कब्जा नहीं है, ये समझ लीजिए। और यही चौराहे पर होने की वजह से दुनिया की लगभग हर शक्ति इस इलाके पर कब्जा करना चाहती है, क्योंकि ये ट्रेड रूट के मामले में भी और मिनरल्स के मामले में भी, खासकर ट्रेड रूट्स के मामले में, लोकेशन के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी पावर का इस जगह पर कब्जा होगा, दुनिया की जिस भी शक्ति का इस जगह पर कब्जा होगा, वो यहां बैठकर सबको दबाए रखेगा। बेस्ट एग्जांपल अभी आप देख सकते हैं अमेरिका। जब तक अमेरिका यहां पर मौजूद था अफगानिस्तान में, तब तक अमेरिका ने ईरान की भी धज्जियां उड़ाए रखी, पाकिस्तान को भी दबाए रखा, चाइना को भी दबाए रखा, USSR को तो खत्म कर दिया, रशिया को भी दबाए रखा, और पाकिस्तान के बाद इंडिया के ऊपर भी प्रेशर हमेशा बनाए रखा। लेकिन जैसे ही अमेरिका चला गया, आप देख सकते हैं ये दोबारा से एक बैटल ग्राउंड बन गया, और यहां पर दोबारा से युद्ध का मैदान बनने के बाद खूब युद्ध हो रहे हैं। तो सवाल ये है, ऐसा क्या है कि अमेरिका इस 20 साल में तालिबान को नहीं हरा पाया। हम जब इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं तो असलियत में यही पावर्स हैं, जो यहाँ पर इस इलाके में किसी को जमने नहीं देती, किसी को टिकने नहीं देती। आप यहाँ देखिए अफगानिस्तान में
असलियत में मैंने बताया कि एक तरफ यूएसएसआर था जो अब खत्म होकर रशिया हो गया, तो एक तरफ रशिया है जो अफगानिस्तान में दबदबा चाहता है, दूसरी तरफ ईरान है, तीसरी तरफ पाकिस्तान है, इंडिया भी किसी तरीके से अफगानिस्तान में अपनी प्रेजेंस चाहता है और चाइना भी अपनी तरफ से अपनी प्रेजेंस चाहता है। अब आप सोच कर देखिए, क्या ये सारी पावर्स एक साथ मिलकर किसी एक पावर को सपोर्ट कर सकती हैं? जैसे अमेरिका को क्या ये सपोर्ट कर सकती हैं? आंसर है, जब तक अमेरिका सबसे ज्यादा पावरफुल रहेगा तब तक में भी पॉसिबल ये पावर्स एक दूसरे को सपोर्ट नहीं, या किसी भी अमेरिका के अपोनेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे सीधा सीधा। लेकिन असलियत में आप देखें तो अमेरिका किससे लड़ रहा था? एक जिस पावर से लड़ रहा था उसका नाम है तालिबान। तालिबान एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एक धार्मिक संस्था, धर्म के नाम पर चलने वाली संस्था, जो कि अपना मिलिशिया लेकर चलती है और इस मिलिशिया की कोई सैलरी या कुछ भी यहाँ फिक्स नहीं है, जो है उसको जैसा भी मिल रहा है वो काम जाने, लेकिन मिलिशिया लेकर चल रहा है। और ये जो मिलिशिया है ये मर्सिनरीज हैं, यानी वॉलेंट्री हैं। वॉलेंट्री हैं यानी स्वेच्छा से लड़ने वाले लोग हैं, ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। तो असलियत में जब ये धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं तो मामला समझिए यहां अमेरिका का दुश्मन कौन था। असलियत में दोस्तों यहां पर अमेरिका जिस ताकत से लड़ रहा था उसका नाम यहां तालिबान था। अब इस तालिबान को आप अगर देखें तो अमेरिका के फेवर में जो अपोजिशन में जो चीज़ें थी और तालिबान के फेवर में जो चीज़ें थी वो समझ लीजिए। सबसे पहले है यहाँ की ज्योग्राफी। ज्योग्राफी किसी भी देश के लिए जीत या हार में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उस देश की भौगोलिक परिस्थिति जो है उस जगह की जीत या हार में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये याद रखिएगा। ज्योग्राफी, अब ये ज्योग्राफी कैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? भाई अमेरिकन फोर्सेस जो हैं, अमेरिकन रडार सिस्टम, अमेरिकन टेक्नोलॉजी, अमेरिकन फोर्सेस, ये सारी की सारी कहाँ काम करेंगे? ये बेस्ट काम करेंगी खुले में। लेकिन अगर आप इस पूरे इलाके को ज्योग्राफी के टर्म्स में देखेंगे या ज्योग्राफी के टर्म्स में देखेंगे तो यहाँ दोस्तों आपको साफ नज़र आ जाएगा कि ये जो पूरा इलाका है, यहाँ ये पूरा जो इलाका है ये सिर्फ और सिर्फ क्या नाम है, ये पूरा का पूरा रीजन जो है ये पहाड़ी है। अब क्योंकि ये पूरा इलाका जो है ये पहाड़ी है तो पहाड़ों के ऊपर रडार टेक्नोलॉजी और दुनिया की कोई भी चीज़ जो है वो फेल होती हुई नज़र आएगी। अब यहाँ एक चीज़ आप सोच कर देख सकते हैं, मैं बार ये समझा रहा हूँ कि यहाँ क्या है, यहाँ रडार, भाई पहाड़ हैं, छोटी छोटी गुफाएं हैं, छोटे छोटे एरियाज हैं। अब पहाड़ों के अंदर अगर आप देखें तो सारे के सारे रडार और टेक्नोलॉजी फेल है, यानी अमेरिका के सामने इस एरिया में लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ चाहिए थी वो थी, कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट चीज़ जो चाहिए थी वो क्या थी? टेक्नोलॉजी यहाँ अमेरिका की फेल हो चुकी थी। अमेरिका की टेक्नोलॉजी यहाँ पर आकर फेल हो चुकी थी। अब क्योंकि एक तो ज्योग्राफी जो थी वो कहीं ना कहीं, ज्योग्राफी कहीं ना कहीं अमेरिका के विरोध में थी। अगर आप देखें तो यहाँ एक लोकल सपोर्ट होता है। अब आप देखेंगे लोकल सपोर्ट ये किसी भी देश के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लोकल सपोर्ट। अब लोकल सपोर्ट किस बिहाफ पर आप दे रहे हैं या किस बिहाफ पर आपको मिल रही है ये ज़्यादा मायने रखती है। तालिबान को लोकल सपोर्ट कहीं ना कहीं एक तो अमेरिका एज अ विलन की फॉर्म में दिखाई देता है। अमेरिका और रशिया इन दोनों को ये जो अफगानी है, कॉमन अफगानी है, वो विलन की फॉर्म में देख रहे हैं।
वो विलन की फॉर्म में देख रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, इनका हंसता खेलता बढ़िया देश और बर्बादी के कागार पे है और 1979 से लेकर अब तक ये सिर्फ और सिर्फ बैटल ग्राउंड बना हुआ है। 50 साल हो चुके हैं इस देश को केवल और केवल लड़ते हुए, या 40 साल तो हो ही चुके होंगे इस दिन देशों को केवल और केवल लड़ते हुए, बैटल ग्राउंड में अफगानिस्तान को लड़ते हुए। अब ऐसे में अमेरिका और रशिया से जो नफरत है और इनको तालिबान को लोकल सपोर्ट, यानी एक तो एंटी अमेरिका एंड रशिया सेंटीमेंट यहां बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं आम आदमी इस चीज में। दूसरा, लोकल सपोर्ट ऑन द नेम ऑफ रिलीजन भी है, क्योंकि जो इंसान धर्म का पक्का होगा या धर्म को ऊपर मानता होगा वो इंसान कहीं ना कहीं धर्म के लिए लड़ने वाले के लिए सिंपैथी जरूर रखेगा। तालिबान को इस चीज का बेनिफिट अक्सर मिलता रहा है और यही रीजन है उसे मर्सिनरीज या वॉलंटियर्स अक्सर काफी संख्या में मिलते रहे हैं और लोकल सपोर्ट हमेशा उसका गांव देहात में, देखो शहरों में लोग आजाद परिंदे की तरह रहता है, आजादी से रहता है। गांव देहात में अगर आप देखेंगे तो गांव देहात में लोगों को जाति, धर्म और मजहब और क्या नाम है अपना क्लैन, कबीला, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं, बहुत ज्यादा मायने रखती है। यही एक रीजन है क्योंकि धर्म लोकल गांव देहातों के अंदर बहुत ज़्यादा मायने होता है। स्वतंत्रता से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फ्रीडम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्वतंत्रता से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है धर्म। तो धर्म क्योंकि यहां बहुत ज़्यादा मायने रखता है, धर्म क्योंकि यहां पर बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इसलिए ये जो रिलीजन है ये आगे बहुत अच्छा खासा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये समझिए, ये जो रिलीजन है ये अच्छा खासा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब उसके बाद, और यही रीजन है तालिबान के लिए हमेशा एक लोकल सपोर्ट बना रहा। यस, इसी लोकल सपोर्ट में रिलीजन के साथ तालिबान की जो रिलीजियस आइडियोलॉजी है और इस रिलीजियस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले लोकल जो हैं धार्मिक विचारधारा और प्योरिटी ऑफ इस्लाम वाली विचारधारा, जिसे वो कॉन्टिन्यूसली प्रोजेक्ट करता है कि हम ही शुद्ध इस्लाम को सपोर्ट करते हैं और शुद्ध इस्लाम ही आगे बढ़ेगा, उस प्योरिटी ऑफ इस्लाम वाली विचारधारा को गांव देहातों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। शहरों में भले ही इतना ना मिले, गांव में बहुत ज़्यादा मिलता है। और जब गांव में सपोर्ट मिलता है तो ऐसे में इस तालिबान को एक तो हाइड आउट्स मिल जाते हैं, छुपने के लिए जगह मिलती हैं, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है छुपने के लिए जगह मिलने के साथ साथ यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उन लोगों को एक स्लीपर सेल टाइप में बन जाती है, और वही चीज़ किसी भी देश को, किसी भी सेना को हरा भी सकती है और जिता भी सकती है। हर कदम पे उनको सपोर्ट करने वाले अगर मिलेंगे तो जहाँ जहाँ अमेरिकन फोर्सेस होंगी वो बाहर नहीं निकल पाएंगी, और निकलेंगी तो हमेशा चैलेंजेस से घिरे हुए सिनारियों में मिलेंगी। लेकिन यहाँ इन दो लोकेशंस को, दो चीज़ों को देख लिया जाए तो इससे भी इम्पॉर्टेंट एक तीसरी चीज़ भी है जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर थी, वो अमेरिका के लिए हमेशा थ्रेट बनी रही। आप यहाँ देखिए, यहाँ अमेरिकन प्रेजेंस को सपोर्ट करने वाला कौन था, बस इतना बताइए। इंडिया ने किसी भी तरीके के मिलिट्री फोर्सेस या मिलिट्री कैंपेन में हिस्सा नहीं लिया। 2001 से 2021 के बीच में इंडिया ने वहां अपनी कोई आर्मी नहीं भेजी और सिर्फ इतना कहा कि अफगानिस्तान में जो डेवलपमेंट करनी है उसमें हम पैसे डाल सकते हैं, आपकी बिल्डिंगें बना देंगे, डैम बना देंगे, सब कुछ बना देंगे, लेकिन हम किसी भी तरीके से यहाँ पर वॉर यानी किसी भी तरीके के युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे। तो एक साइलेंट सपोर्टर कहो या यूं कहें कि बहुत ही साइलेंट सपोर्टर या पीसफुल सपोर्टर इंडिया रहा, और एक्टिव सपोर्टर का ढोंग करने वाला पाकिस्तान रहा। ईरान अमेरिका का हमेशा से दुश्मन रहा, ईरान हमेशा से अमेरिका का दुश्मन रहा। हालांकि शुरुआत में ईरान ने अमेरिका को सपोर्ट किया तालिबान के अगेंस्ट, क्योंकि तालिबान और ईरान की 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन जैसे जैसे अमेरिका और ईरान की दुश्मनी बढ़ी, अमेरिका भी तो अमेरिका है ना,
वो उसने अपने एक साथ दो दो दुश्मन बना लिए। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी बढ़ती चली गई। ईरान ने तालिबान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अमेरिका के लिए यहां से भी हार का कारण बनता चला गया। दूसरी तरफ यूएसएसआर, अर्स्टवाइल यूएसएसआर के दम के वजह से कहीं ना कहीं अमेरिका को शुरू में उज्बेकिस्तान वगैरह से बेसिस मिले, लेकिन रशिया से वो कॉपरेशन नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। लेकिन हाँ, रशिया ने कभी भी एंटी अमेरिका स्टांस नहीं लिया। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो यहां एक देश चाइना है। इस अफगानिस्तान के पूरे रोल के अंदर चाइना फैक्टर को दुनिया के कोई भी एनालिस्ट इग्नोर नहीं कर सकता। इस चाइना फैक्टर को दुनिया का कोई भी एनालिस्ट इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो चाइना फैक्टर है असलियत में चाइना और तालिबान के रिलेशंस हर उस जमाने से हैं जब से तालिबान पैदा हुआ है। क्योंकि चाइना कभी भी अपने आप को सुपर पावर से कम तब भी नहीं मानता था जबकि उसके पास खाने के लिए रोटी तक नहीं थी। वहां उसके लोग जब मिट्टी खा रहे थे तब भी चाइना अपने आप को एक सुपर पावर मानता था। और वो हमेशा से सुन त्सू टेक्निक और दूसरी टेक्निक्स के थ्रू अमेरिका को हराने का हमेशा से सपना देखता रहा है। यस, अमेरिका को हराकर खुद को नंबर 1 बनाने का सपना हमेशा से देखता रहा है, कोई पहली बार नहीं है। और यही एक रीजन है जब अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका फंसा हुआ था और बुरी तरह फंसा हुआ था। तो ऐसे बुरी तरह वाले सिचुएशन के अंदर दोस्तों अगर आप देखें तो चाइना ने तालिबान को खुलकर सपोर्ट किया। यहाँ तक कि बीबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट के चलते ब्रिटेन ने यहाँ तक कहा, ब्रिटेन ने चाइना को यहाँ तक धमकी दी कि तुम्हारे द्वारा प्रोवाइड किए गए हथियारों से हमारे सैनिक मर रहे हैं और इसलिए वो हथियार प्रोवाइड करने बंद करो। लेकिन चाइना जिस तरीके से आगे बढ़ा और उसने तालिबान को सपोर्ट किया और खूब अच्छे खासे नंबर में तालिबान के लीडर्स चाइना विजिट करते रहे, उससे साफ था कि तालिबान और चाइना की सांठगांठ है। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो तालिबान खुलकर कह चुका है कि चाइना इज फ्रेंड ऑफ अफगानिस्तान, कि चाइना जो है वो अफगानिस्तान का दोस्त है। अब यहां अगर आप देखें तो अमेरिका का एक अपोजिटर जो है या एक जो अपोजिशन जो है वो चाइना, लेकिन चाइना के साथ जिसके ऊपर अमेरिका ने सबसे ज्यादा भरोसा किया वो था पाकिस्तान। असलियत में पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका को धोखे में रखा। अमेरिका से पैसे ले लेके और तालिबान को भी पालता पोसता रहा, क्योंकि उसे पता था कि एक ना एक दिन यही तालिबान अफगानिस्तान में जाकर उसकी पोजीशन को मजबूत करेगा। यानी जब तक अमेरिका रहेगा तब तक तालिबान को शांत रखो। जिस दिन अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ के भागेगा, एक ना एक दिन भागेगा, क्योंकि जैसे वियतनाम से भागा वैसे यहां से भी इसे भागना पड़ेगा। और लिटरली भागा। यहां पाकिस्तान बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। अमेरिका जब भागा तो पाकिस्तान की जो चाल थी वो कामयाब हो गई कि तालिबान को जो इसने पाल पोस रखा था, अब तालिबान को इसने सपोर्ट किया, पैसा और सब चीज़ें तो प्रोवाइड करवा ही रखी थी। तालिबान ने ज़बरदस्त लेवल पर अफगानिस्तान के अंदर दबदबा बनाया। तो सोचकर देखिए असलियत में अमेरिका 20 साल के अंदर तालिबान को ख़त्म क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ तक कि अमेरिका जितनी मर्जी ताकत लगा लेता, जब तक लोकल सपोर्ट ख़त्म नहीं होगी, जब तक वो आइडियोलॉजी तालिबानी विचारधारा ख़त्म नहीं होगी, तब तक आप उसे ख़त्म नहीं कर सकते। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ज्योग्राफी इस तरीके से कि अमेरिका की सारी टेक्नोलॉजी वहाँ की गुफाओं के अंदर फेल हो गई। अमेरिका की सारी टेक्नोलॉजी गुफाओं के अंदर फेल हो गई। रही सही कसर लोकल सपोर्ट ने पूरी कर दी, और उससे ज़्यादा बड़ी कसर अमेरिका, चाइना और ईरान ने पूरी कर दी, जिसने तालिबान को मरने नहीं दिया। और जो तालिबान नहीं मरा तो जैसे ही अमेरिका कमज़ोर हुआ या अमेरिका दुनिया के दूसरे हिस्सों में फंसा, या यूं कहें कि अमेरिका की इकोनॉमी चरमराने लगी, उसने जवाब देना शुरू किया, पूरा सिस्टम कोलैप्स होना शुरू हुआ और अमेरिका को निकलना पड़ा।
और जैसे ही अमेरिका निकला तो जो चेक एंड बैलेंस अमेरिका ने बना रखे थे वो सारे टूट गए और उसके बाद तालिबान ताकतवर होकर दोबारा से अफगानिस्तान के सर पे अपना जूता रख के परचम लहरा रहा है और ये कह रहा है कि देखो हमने अमेरिका को हरा दिया और हम जीत गए। या ये रीजन समझिए और यही जियोपॉलिटिक्स है कि कौन किसके साथ है और कौन किसके विरोध में है। यही सब चीज़ें देखने लायक होती हैं। धन्यवाद।